नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इसके तहत आज हम सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे और यह इस अध्याय का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और यह वीडियो पूर्णतः प्रश्नोत्तर प्रारूप में है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है, हम इसकी बात करेंगे। तो अधिक्रमित जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान एवं अवस्था प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम देखते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है ये अधिक्रमित जाति व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि जो जाति व्यवस्था है इसमें स्तरीकरण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न आधारों पर जाति को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। ठीक, किसी को उच्च परिस्थिति प्राप्त है, किसी को मध्यम, किसी को निम्न, तो किसी समुदाय को अति निम्न स्थिति प्राप्त हुई है। तो यानी भारत में कैसी व्यवस्था है, अधिक्रमित जाति व्यवस्था। ठीक, तो सबको अलग अलग अपना अपना विशिष्ट स्थान और अवस्था प्राप्त हुई है। सामाजिक तथा जातिगत अवस्था तथा आर्थिक अवस्था के बीच गहरा संबंध होता है। तो ये जो समाज में या जातिगत अवस्था है और जो आर्थिक अवस्था है इसके बीच बड़ा ही डीप रिलेशन होता है, उसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था अच्छी होती है ना, जैसा कि हम देखते हैं जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी आर्थिक अवस्था क्या होती है, बेहतर होती है, जबकि निम्न जातियों की आर्थिक अवस्था खराब होती है। ठीक, हालांकि 19वीं शताब्दी में जाति तथा व्यवसाय के नीचे का संबंध उतना कठोर नहीं रहा। पहले क्या करता था कि जो जातियां होती थी उनके कार्य निर्धारित होते थे। प्राचीन समय में हम अक्सर देख सकते हैं वह व्यक्ति अपनी जाति से बाहर के कार्य को नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उदारीकरण आया समाज में, समाज उदार हुआ, समाज में सुधार किए गए और फिर जाति और व्यवसाय के मध्य जो कठोर संबंध हुआ करता था उसे लचीला बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में तो बिल्कुल ही छूट है, किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। ठीक, तो जाति तथा आर्थिक अवस्था के बीच का जो संबंध पहले था उसमें भी कमी आ गई, मैंने अभी बात की इस बार, है ना। परंतु व्यापक रूप से स्थितियों में अब भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। अब भी हम देख सकते हैं बहुत से ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जो परंपरागत समाज हैं। ठीक है, परंपरागत समाज है, ट्रेडिशनल कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं उनका, वहाँ पर अब भी उन्हें तमाम तरह के सामाजिक वर्जनाओं का झेलना पड़ता है ना, उनका पालन करना पड़ता है। ठीक, तो यानी हम बहुत नहीं कह सकते कि बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। तो परंतु व्यापक रूप से स्थितियों में अभी भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। उच्च वर्ग के लोगों की उच्च आर्थिक अवस्था तथा निम्न वर्ग के लोगों की निम्न आर्थिक अवस्था अब भी विद्यमान है। अब भी हम देख सकते हैं आर्थिक आधार पर समाज में क्या है, विषमता बनी हुई है। कोई समुदाय जो है उच्च परिस्थिति का है तो कोई निम्न परिस्थिति वाला है। ठीक, तो ये था। तो अगले प्रश्न की बात करें तो जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करें। देखो भाई, जातीय विषमता जो है, जो अभी हमने देखा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, अधिक्रमता पाई जाती है, वह कहीं न कहीं विषमता पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो निम्न स्थिति वाले लोग हैं उनका शोषण होता है, उनका अपमान होता है। इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा, ठीक है, और कुछ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रयास किए गए ताकि इस विषमता को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर हमें उन्हीं नीतियों या विधानों, कानूनों, व्यवस्थाओं की बात करनी है जिन्हें जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जाति विषमता को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के वैधानिक
ठीक है, विधि के संबंधित और योजनागत प्रयास किए गए हैं, यानी विधि भी बनाई गई, कानून भी बनाया गया है, कुछ योजनाएं भी लाई गई हैं जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। ठीक, ये तो हो जाएगा परिचय। अब हम यहाँ पर पहला जो नियम देखें, कानून देखें, तो पहला है जाति निर्योग्यता, ठीक है, निवारण अधिनियम 1850। तो पहला क्या है, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केवल धर्म या जाति के आधार पर ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 में क्या कहा गया कि केवल धर्म या जाति के आधार पर ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम दलितों को विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति भी देता है। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के बारे में ये दो बिंदु। अगला अधिनियम की बात करें तो संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम के द्वारा उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो उच्च शैक्षिक संस्था जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वहाँ पर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, अगला अधिनियम देखें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1983। इस अधिनियम में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, और आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन और आरक्षण का प्रावधान किया गया, और संविधान में भी हमारे प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस अधिनियम में दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों हेतु मजबूत कानूनी प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारे अधिनियम और संशोधन लाए गए ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, SC ST वर्ग हैं, उनके जो जाति विषमता है उनके साथ, उसको समाप्त किया जा सके। तो इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से भिन्न कैसे हैं, जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं। ठीक है, वो दलित यानी कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, उनसे कैसे अलग हैं, इसकी बात हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें तो अस्पृश्यता सामाजिक विषमता का स्पष्ट तथा विभेदात्मक रूप है। अस्पृश्यता क्या है, सामाजिक विषमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और विभेद के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। बावजूद इसके जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जिसका दर्जा काफ़ी नीचे था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। यह समूह विभिन्न प्रकार के भेदभावों का शिकार था। कुछ तो अस्पृश्य थे, फिर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका समाज में स्थिति क्या थी, जिनकी समाज में स्थिति निम्न थी, वो भी विभिन्न प्रकार के भेदभावों का शिकार होते थे। ठीक है, तो भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों, पहले के जो अस्पृश्य समुदाय थे और उनके नेताओं ने दलित शब्द गढ़ा, जो उन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। दलित शब्द का अर्थ दबा कुचला हुआ होता है, जो उत्पीड़ित लोगों का द्योतक है। ठीक है, तो दलित कौन लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, जिनका शोषण हुआ है। तो भारतीय संविधान ने इस संभावना को स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा भी कुछ ऐसे जाति समूह हो सकते हैं जो कि जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। इन समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिए गए। ठीक है, तो वे लोग जो SC ST से अलग हैं, ठीक है, और वे भी क्या हैं, जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। उन्हें क्या माना गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया, यानी OBC माना गया। ठीक है, अदर बैक क्लास माना गया, अदर बैक कास्ट माना गया। अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, न तो उच्च जातियों की तरह अधिक्रम में ऊपर है, न ही दलित जातियों की तरह एकदम नीचे, यानी ये मध्यम वर्ग में आता है। दलितों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़ी जातियों में विविधता अधिक है। ठीक है, दलित में विविधता उतनी नहीं है। OBC विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न जातियों का समूह है OBC।
ठीक है, तो ये अंतर है, हम देख सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर है, इन्हें आप ध्यान से देख लें। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में हम 3 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। निम्नलिखित का अर्थ बताइए। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? ए दूसरा क्या है? भेदभाव, इसका अर्थ हमें बताना है। रूढ़िबद्ध धारणाएँ या रूढ़ि धारणाएँ, ठीक है, इनका अर्थ हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह की बात हम पहले भी कर चुके हैं, पहले वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक, जो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक, पूर्वाग्रह की बात करें तो पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित विचार व विश्वास, एक टर्म याद रखनी है, पूर्व कल्पित विचार व विश्वास को पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कि एक समूह है जो दूसरे समूह के व्यक्तियों के बारे में कुछ पहले से ही अपने दिमाग में बात फिट कर लिया है, ठीक है, कल्पना के माध्यम से। उसमें कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है, सिर्फ कल्पना के आधार पर वो क्या कर लिया है, एक विश्वास बना लिया है, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, एक अवधारणा बना ली है, ठीक, कि अगला व्यक्ति ऐसा होगा। जैसे कि यहूदी और मारवाड़ी को कंजूस माना जाता है, एक पूर्व धारणा है, कोई ज़रूरी नहीं है, एक इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ठीक है, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बात या अपने आप से कल्पित बात के आधार पर हम क्या कर लिए हैं, यह मान लिए हैं कि यहूदी और मारवाड़ी कंजूस होते हैं, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह अपरिवर्तनीय, कठोर, रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह क्या है? अपरिवर्तनीय हैं, कठोर हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित हैं। ठीक, यानी ये परिवर्तित नहीं होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना, पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। ठीक सॉरी। भेदभाव की बात करें तो भेदभाव किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति, धर्म के आधार पर अवसरों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाना भेदभाव कहलाता है। यानी कि अगर कोई एक विशिष्ट समूह जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, उनको हम किसी अवसर या सुविधा से वंचित रख रहे हैं कि भाई महिलाएं इस कार्य को नहीं कर सकती हैं, महिलाएं इस नौकरी को नहीं प्राप्त कर सकती, फला जाति का व्यक्ति या फला धर्म का व्यक्ति ये सुविधा या अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। अगर ऐसा करते हैं तो इसी को ही भेदभाव कहा जाएगा। ठीक, आप स्पष्ट समझ गए होंगे, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, जब हम लोगों को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखते हैं तो उसी को भेदभाव कहते हैं। बस, ठीक, आगे हम देखें रूढ़िबद्ध या रूढ़ धारणाएं क्या होती हैं। ठीक, ऐसा लोक विश्वास यानी जो आम जनता जिसमें विश्वास करती है, समूह स्वीकृत कोई अचल विचार या भावना। ठीक है, लोक विश्वास, समूह स्वीकृत कोई अचल विचार या भावना जो सामान्यतः शाब्दिक तथा संवेग युक्त होती है, रूढ़ धारणा कहलाती है। ठीक है, यह शाब्दिक होती है और संवेग युक्त, भावना से प्रेरित होती है, रूढ़ धारणा कहलाती है। यह ज़्यादातर महिलाओं, निर्जातीय, प्रजाति समूहों के बारे में की जाती है। ठीक है, जो रूढ़ धारणाएं अपनाई गई हैं वो महिला के खिलाफ अपनाई गई हैं। निर्जातीय समूह जो हैं, रेस से संबंधित, नस्ल से संबंधित, प्रजाति से संबंधित जो लोग हैं, ठीक है, जनजाति लोग हैं, उनके बारे में धारणा बना ली जाती है, यह भावना समाज में प्रचलित है। ठीक, इसी को रूढ़ धारणा कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप इन प्रश्नों को बार बार देखें और इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अगर प्रश्न के से संबंधित कोई आप बात बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।